Sir, magnetic field due to a solenoid. Magnetic field due to a solenoid. Okay. इसमें अपना फाइनाइट लेंथ के सोलेनोइड की वजह से हो गया था क्या? लास्ट ही करवा दिया था क्या फाइनाइट लेंथ के सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड? No sir. ओके, तो नेक्स्ट लिखो सर ये हाफ सोलेनोइड है, फिर उसमें एक स्क्वायर लिया था एबीसीडी वो वाला। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। देखो नेक्स्ट जो अपना है ना वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड ऑफ फाइनाइट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a solenoid of finite length। एक फाइनाइट लेंथ के सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, हम उसका देखते हैं। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए तो हमने निकाल लिया था, क्या था अपना फाइनाइट लेंथ के लिए जो होगा ना वो देखो, ये अपना एक सोलेनोइड हमने कंसीडर किया और ये उसका एक्सिस है, तो वो जो एंगल होगा फाइनाइट लेंथ के लिए, इस एज से ये जो एंगल कट कर रहा है ये θ1 एंगल है, और इस एज के साथ जो एंगल है वो θ2 एंगल है। ठीक है, एक सोलेनोइड है, उसमें एक जो उसका एज है वो है θ1 एंगल पर, जो सेकंड एज है वो है θ2 एंगल पर। तो यहां पर सीधा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, V इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni/2 साइन अल्फा साइन θ1 प्लस साइन θ2। यह आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया एक फाइनाइट लेंथ के सोलेनोइड के लिए। ठीक है, कॉपी करो इसे। हो गया? आपको याद है वो अपना वायर था, वायर में क्या आया था, साइन θ1 प्लस साइन θ2 था ना, इसमें भी वही है, लेकिन यहां पर पाई और ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना सा देखना है तुमको। नेक्स्ट लिखो टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, जो सोलेनोइड है ना, अगर हम उसको बैंड कर दें, बैंड करने के बाद एक सर्कल की फॉर्म में बना दें, अच्छा ये सोलेनोइड था आपका, इस सोलेनोइड को आपने क्या कर दिया, यहां से इसको मिला दिया, बैंड कर दिया, तो सोलेनोइड कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। आई करंट यहां से एंटर हो रहा था और यहां पर एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो लिखो टोरॉइड के अंदर लिखो, एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, लिखो इसका डेफिनेशन। इफ अ सोलेनोइड इज बैंड, इफ अ सोलेनोइड इज बैंड in the form of a circle, in the form of a circle, and its two ends are joined with each other, and its two ends are joined with each other, the device is known as toroid. The device is known as toroid. सर हाँ
सर एक बार रिपीट करो ना। If a solenoid is bent in the form of a circle and its two ends are joined with each other, then the device is called, yeah, the device is known as a toroid. ठीक है, यहां पर हम जो लेते हैं ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें, इसके सेंटर पर यहां पर निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मान लेते हैं सेंटर से इसका डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो यहां पर इसी के साथ में एक एम्पियर लूप कन्वर्ट कर देता हूं, तो मुझे पता है V डॉट dl इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो ni ये रहेगा कैपिटल Ni, b dl कितना टोटल 2 पाई r है, ये 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट ni, so b इक्वल्स टू म्यू नॉट ni अपॉन 2 पाई r, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो म्यू नॉट स्मॉल n i, जहां पर n अपॉन 2 पाई r ये होगा स्मॉल n। कई बार क्या होता है, आपको इनर रेडियस और आउटर रेडियस गिवन होती है। इनर रेडियस और आउटर रेडियस से मतलब क्या है, जैसे ये आपको गिवन है, इसमें ये तो दे दिया आपको r1 इनर रेडियस और ये दे दिया r2 आउटर रेडियस, तो आपको जो r लेना होता है यहां पर, वो लेना होता है r1 प्लस r2 बाय 2। कॉपी कर लो इसको भी। बोल क्या हो गया, आएगा क्या हो गया, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट carrying wire in magnetic field। एक करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने उसे रख दिया तो उस पर कितना फोर्स लगता है वो हम देखते हैं। तो उस पर पहले ये देखते हैं फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर होगा, किसी भी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो होगा तो वो वायर को क्या करेगा, मैग्नेट की तरह ट्रीट करेगा। अब आपने एक उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर हम यही चेक करते हैं या यही देखते हैं कि जो फोर्स लगेगा ना वो फोर्स कितना रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास एक सीधा फॉर्मूला है कि कितना फोर्स लगता है। यहां मैं बता देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड आपने बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। यहां आपका वायर आपने रख दिया और इस वायर में करंट फ्लो करवा दिया I।
ठीक है, ये ए बी वायर है, ए बी मत लिखो, इसका लेंथ भी मान लेते हैं, इसका जो लेंथ है एल है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इस पर जो फोर्स लगेगा ना, उसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स का, वो रहता है F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस फॉर्म में लगेगा, आई, कितना करंट फ्लो हो रहा है इनटू फोर्स कितना है। ठीक है, तो ये आपको देखने का है। इसको आप समझना चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर आपने करंट एलिमेंट कंसीडर किया, जिस करंट एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा, आईडीएल, और अगर आपने उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो करंट एलिमेंट आईडीएल क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आप लिख सकते हो F इक्वल्स टू आई, ये डीएफ एक स्मॉल एलिमेंट है तो इस पर जो फोर्स लगेगा डीएफ लिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो आई एल क्रॉस बी, इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। अब आप लोगों को याद होगा राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, हमें दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन देख सकते हैं। तो देखो फर्स्ट में बात करूं एल क्रॉस बी, एल कहां है, इस वाली डायरेक्शन में, तो फर्स्ट वेक्टर है मेरा एल, सेकंड वेक्टर है बी। तो फर्स्ट वेक्टर मैंने एल को अपने फिंगर्स को इस वायर के अलोंग रख दिया, बी मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो मैंने अपनी फिंगर्स को, अपनी पाम को इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दिया। मेरा थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, तो फोर्स कहां लगेगा, अंदर लगेगा, फोर्स अंदर लगेगा यहाँ। ठीक है, किसी भी वायर पर हम फोर्स चेक कर सकते हैं। कॉपी करो इसे। हो गया, आना कुछ तो बोल दो। अर्पित तुम अनम्यूट हो, तुम ही बोल दो। सर हो गया। हाँ बोलो ईशा। सर हो गया। हो गया, हो गया। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। दो वायर है वो एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या वो फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो किस डायरेक्शन में लगाएंगे, हम वो देखते हैं। देखो फर्स्ट एक चीज याद रखना, हम जो वायर कंसीडर करते हैं ना, वो इनफाइनाइट लेंथ का वायर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वायर कंसीडर किया जो I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर किया ये I2 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम d मान लेते हैं कि d डिस्टेंस पर दोनों वायर रखे हुए हैं। अब मुझे ये बताओ फोर्स क्यों लगेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि फोर्स लगेगा, देन हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स क्यों लग रहा है, क्यों दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो यहाँ मुझे एक चीज पता है कि ये जो वायर होगा ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो मैं इस वायर के पास की बात करता हूं, ये इसका इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 ऑन वायर 2, वायर 1 ये वायर 2 पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को नाम दे दिया मैंने B1। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 होगा। डायरेक्शन देखूं तो डायरेक्शन मुझे पता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला होता था वो अपना क्या होता था, dV इक्वल्स टू IDL क्रॉस R। तो IDL ऊपर है, R है उस डायरेक्शन में, वायर उधर रखा है ना, तो मैंने अपने पाम को कर दिया उस तरफ। हम कहा जा रहे हैं
अंदर। तो यहाँ पर जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, क्रॉस, अंदर की तरफ होगा। ओके, अभी इससे जस्ट पहले मैंने ये चेक किया था कि अगर कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है कौन सा, ILB। तो यहां पर देखो मेरा वायर है इसमें IL ऊपर जा रहा है, B अंदर आ रहा है, तो मैंने फर्स्ट वेक्टर जो मेरी फिंगर्स थी लेंथ की डायरेक्शन में ऊपर कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड पाम वो बीच में आ रहा है, नीचे चला गया, तो मेरा थंब कहां आ रहा है, I1 की तरफ। तो मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1। वायर 1 की वजह से जो सेकंड पर फोर्स लगेगा F2 उसको मैं क्या लिख सकता हूं, IL क्रॉस B। ये होगा F2 I। अब I कौन सा है, सेकंड वाला, L किसका है, सेकंड वाले का, B किसका रहेगा, फर्स्ट वाले का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कौन लगा रहा है, फर्स्ट वाला लगा रहा है। तो I2 L2 B1 क्रॉस है तो साइन लगाऊंगा, और दोनों के बीच एंगल क्या है, L है आपका ऊपर और B है आपका अंदर, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो साइन क्या आ जाएगा, 90, साइन 90 कितना होता है, 1। तो फोर्स कितना हो गया, I2 L2 B1, ये फोर्स आ गया। ओके, मुझे B1 का वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे पता है एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से R डिस्टेंस या D डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B1 वो कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। R कितना है D और I कितना है I1। ये होता है एक लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड जब हम देख रहे थे उस टाइम पर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, देन F2 इक्वल्स टू क्या होगा, ये डायरेक्शन मैंने दिखाया ना, इधर आ रहा है 2 पर जो डायरेक्शन होगा ये I2 L2 B1 का वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। सो यू कैन राइट F2 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L2 अपॉन D। मुझे पता है अगर मैं उल्टा देखूं, उल्टे से मतलब है कि I2 है, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, किधर, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन IDL क्रॉस R इधर है ना, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो B2 ऊपर आएगा, ILB L B बाहर है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में F1। तो आप ये डायग्राम से ही देख सकते हो कि जो दोनों वायर होंगे वो एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे, मतलब दोनों वायर क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो यू कैन राइट, यहां लिख देता हूं F1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 होगा, सो F1 विल बी माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 2 पाई I1 I2 L2 अपॉन D, नो L1 सॉरी L1 अपॉन D। नॉर्मली हम ये वायर को क्या मान के चलते हैं, इनफाइनाइट लेंथ का मान के चलते हैं, इनफाइनाइट लेंथ का मान के चलते हैं, तो लेंथ तो मुझे काउंट कर ही नहीं सकता मैं, तो यहां पर अपने पास जो फोर्स आता है वो आता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब F अपॉन L वो क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का। कॉपी करो इसे।
हो जाए तो बताना। हो गया? हो गया सर। ओके। फोर्स का वैल्यू कितना है अपना? F अपॉन L इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 अपॉन D। ठीक है। इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I, D इक्वल्स टू 1 मीटर, या इसको 1 एम्पियर लिख देते हैं, 1 एम्पियर, D इक्वल्स टू 1 मीटर, देन F अपॉन L किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के। म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होता है, अपॉन 2 पाई, कैंसिल हुआ, 2 बचा, तो F अपॉन L फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। यहां पर हमें ये चीज पता चल रही है कि अगर मेरा दोनों वायर के अंदर करंट 1 एम्पियर जा रहा है तो उस केस में फोर्स दोनों के बीच में कितना लगेगा? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगेगा, और इसी को हम 1 एम्पियर डेफिनेशन के लिए यूज में लेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट, हमने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1 एम्पियर करंट पढ़ा था ना, कि 1 एम्पियर क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में जा रहा है तो वहां पर अपना वो क्या बोलते हैं उसको, 1 एम्पियर करंट होता है। हमने अभी तक ये पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब हम एम्पियर का जो डेफिनेशन है वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कि एक्चुअल में एम्पियर को किस तरीके से डिफाइन किया गया था वो हम देखते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। ओके, तो क्या है यहां पर कि 1 एम्पियर करंट क्या होगा कि इफ 2 वायर्स आर प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस such that same current is flowing in them, then net force acting, लिखो एक काम और लिखो, if 2 wires are placed at unit distance, if 2 wires are placed at unit distance such that force per unit length acting on them, such that force per unit length acting on them
such that force per unit length is acting on them is 2 into 10 to the power minus 2 is 2 into 10 to the power minus 2 Newton per meter is 2 into 10 to the power नहीं minus 2 होता है minus 7 sorry minus 7 है 2 into 10 to the power minus 2 minus 7 Newton per meter such that current flowing them is equal or such that current flowing them is same is such that current flowing them is same then current will be 1 ampere then current will be 1 ampere ठीक है तो क्या हो गया कि अगर आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 into 10 to the power minus 7 है F अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस F अपॉन L की बात कर रहे हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है तो जो I1 इक्वल टू I2 जो करंट होगा वो 1 एम्पियर के इक्वल होगा कॉपी करो इसे हो गया बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं ठीक है बाय Bye, sir.